हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में धातु तथा धातु का शॉर्ट रिवीजन किया था, आज हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, देखते रहें। देखिए, आज का क्वेश्चन आंसर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा शुरू होता है बहुविकल्पी से। तो पहला कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन अवक्रिया प्रदर्शित कर रहा है। इसमें से कौन टूटकर विस्थापन मतलब दो भागों में टूटकर हटाएगा दूसरे को। ये सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है। जैसे पहला NaCl विलयन तथा कापर। कापर क्या है, सोडियम के सक्रियता श्रेणी में नीचे है कि ऊपर है, ये ध्यान देना हमें। MgCl2 विलयन में एल्युमिनियम, Mg से ऊपर है कि नीचे है। FeSO4 विलयन में सिल्वर धातु जो है या फिर से ऊपर है कि नीचे है, ये ध्यान देना है सक्रियता श्रेणी में। AgNO2 विलयन और कापर। कापर क्या था हमारा, ऊपर था, इसलिए क्या करेगा, ये Ag को विस्थापित कर देगा, इसलिए हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कापर धातु, क्यों कापर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, ऐसे हमको देखना है, समझना है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि उपयोग की जाती है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, ग्रीस लगाते हैं, पेंट करते हैं और जिंक की परत चढ़ाते हैं। मतलब क्या, ये सभी क्रियाएं हम कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी, क्या अम्ल से अधिक क्रियाशील होगी। क्या Mg है, Cu है, Pt है। प्लेटिनम तो ऐसे ही है, तो Mg क्या है, ऊपर है क्रियाशीलता श्रेणी में है से, क्या करेगा, ये इसको हटा देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल को हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी। हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं करेगी जो सक्रियता श्रेणी में अम्ल से नीचे होगी। अम्ल से नीचे कौन सी धातु हमारी है, कापर है। कापर, सोना, चांदी, ये क्या है, नीचे हैं, कम क्रियाशील धातु है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है तांबे का अयस्क बताइए। हम लोग अयस्क के बारे में पढ़े थे। तांबे का अयस्क क्या होता है, कैलेमाइट। ठीक है, कैलेमाइट, CuCO3, CuOH का ट्वाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है ताम्रग्लांस का रासायनिक सूत्र बताइए। ताम्रग्लांस ऐसा शब्द दे दिया है। ताम्रग्लांस क्या होता है, Cus को कैल्साइट भी कहा जाता है, कैल्कोसाइट भी कहा जाता है, क्योंकि कापर का सल्फाइड अयस्क है। अगला क्वेश्चन है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण दीजिए। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है, हार्न सिल्वर। ठीक है, लोहे के फ्राइंग पैन ऊपर वाले हिस्से को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, फिर वही क्वेश्चन दोहरा कर आ गया, सभी क्रिया हम लोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों। देखिए, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों होता है, जिंक अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। किसका, जिंक के स्थान पर क्या, टिन का लेपन होता है। टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील, उत्तर हमारा क्या होगा, टिन अपेक्षाकृत, क्योंकि भोजन है, भोजन में जितना क्रियाशील कोई रासायनिक पदार्थ क्रिया कर लेगा तो क्या होगा, खाना भोजन खराब हो जाएगा हमारा, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का लेपन करते हैं। यदि कापर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह पर धीरे धीरे अपनी चमक को क्या कर खो देता है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ये क्या बना लेता है, कापर ऑक्साइड बना लेता है, CuCO3। तो क्या बनाता है, कापर कार्बोनेट, बेसिक कापर कार्बोनेट बना लेता है, जो कि हरा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो आयनिक यौगिक जो आयनित हो जाते हैं उनका क्या है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है, क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ये देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित को पद का परिभाषा दीजिए। ऐसे प्रश्न आते हैं क्वेश्चन। खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, ऐसे देगा एक ही प्रश्न में 3 ठो। इसको हम टॉपिक वाइज लिखते हैं। खनिज पहला रेडी डालेंगे। खनिज क्या लिखेंगे? खनिज वे तत्व अथवा यौगिक हैं जिनके रूप में धातुएं भूप्रकृति में उपस्थित होती हैं। तत्व क्या है? तत्व या यौगिक के रूप में धातुओं में भूप्रकृति पर उपस्थित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। अयस्क, अयस्क वे खनिज हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभप्रद ढंग से किया जा सके, अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बॉक्साइट हुआ, एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है। गैंग, गैंग अयस्क में उपस्थित रेत, मिट्टी अथवा अन्य अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अशुद्धियाँ जो निकलती हैं, जो भी हमारा अयस्क है, जो उसमें हमारा खनिज पदार्थ है, धातु है, उसको निकालने के अलावा जो भी बचता है उसको हम क्या कहते हैं? गैंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किन अम्लों के मिश्रण को प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो उत्तर हमारा है कि उत्कृष्ट धातु प्लेटिनम को गलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग करते हैं। किसका कहते हैं? अम्लराज का प्रयोग करते हैं, जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 को 3.1 के अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। अगला हमारा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताइए। तो सीधा है, पीछे हम लोग पढ़े हैं, पेंट करना और गैल्वेनीकरण करना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? Mg, Cu, Ag और क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि ये हवा में क्रिया नहीं करते हैं नमी के साथ। विद्युत रासायनिक श्रेणी के ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती जाती है, अतः लोहे पर इससे कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ानी चाहिए। चढ़ाना भी आसान होता है। क्योंकि कॉपर और Ag लोहे से कम क्रियाशील हैं, अतः लोहे को कॉपर और Ag धनायनों के विलयन में डालने पर इस पर कॉपर या Ag की परत चढ़ जाती है। अर्जेंटम होता है, इसको बोलते हैं। यदि फेरस को अधिक क्रियाशील धातु जैसे मैग्नीशियम का विलयन में डाल दिया जाए तो इस पर कोई परत नहीं चढ़ पाए। क्यों नहीं चढ़ेगी? क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ बधेगा ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं अवश्य देखा होगा, साफ करते हुए देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? ये क्वेश्चन है। हम लोग उपयोग करते हैं, कहीं दाग लग जाता है तो नींबू का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित CO2 और O2 व नमी से अपक्रिया के कारण तांबे की सतह एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबा अपनी चमक खो देता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम Cu + H2O + CO2 + O2 वायु में से ये मिलता है हमें, इसकी क्रिया करके हम क्या कहते हैं? हरा रंग बन जाता है। ये क्रिया करके बन जाता है। ठीक है। यह परत जल में अभिलेय होती है, अतः स्वच्छ जल से धोने पर यह अलग नहीं हो पाती। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत से अपक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं। हमने पढ़ा था कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाएंगे? लवण और जल बनाएंगे। तो ये क्षारीय होता है, ये हमारा क्षारीय होता है और क्रिया कर इसको हम अम्ल से हम क्रिया कराते हैं तो टूट जाता है, लवण बना लेता है, जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इससे तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? देखिए, किसी अपघटनीय परिष्करण में जिस धातु को परिष्कृत करना है उसकी एक मोटी पट्टी को एनोड तथा उस धातु की शुद्ध पतली पत्ती को कैथोड बनाते हैं। धातु के किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघट्य बनाते हैं। मोटी पत्ती क्या होगी? कैथोड होगी, और मोटी पत्ती हमारा क्या होगा? एनोड होगा, और पतली पत्ती कैथोड होगी। ये ध्यान देना है। अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। अयस्क हम लोगों ने पीछे पढ़ा है क्या होते हैं, जो कि हमें फायदेमंद, मतलब अधिक कम समय कम साधन में अधिक से अधिक हम प्राप्त करते हैं धातु, तो उसे हम अयस्क कहते हैं।
कापर के दो अयस्क जैसे हुए हमारे कापर ग्लास हो गया और क्यूप्राइट हो गया, कापर पाइराइट भी है। बक्साइट और मेलेकाइट का सूत्र लिखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बक्साइट का सूत्र Al2O3 × 2H2O, मेलेकाइट का हुआ CuCO3 × CuOH का ट्वाइस। ठीक है। कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण भी दीजिए। जिंक जो होता है, जिंक कार्बोनेट है, को कैलेमाइन भी कहा जाता है, जिसे जिंक का निष्कर्षण निम्न प्रकरणों द्वारा कर सकते हैं। जैसे निस्थापन हुआ, निस्थापन क्या है, जिंक कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएंगे। ऑक्साइड के अपचयन द्वारा भी कर सकते हैं, ZnO+C को हम और क्रिया करा के गर्म करेंगे तो Zn अलग होगा, CO अलग हो जाएगा। अयस्कों का सांद्रण क्यों आवश्यक है, समझाइए, पहला प्रश्न। दूसरा इसी प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की प्रयुक्त विधि का नाम बताइए। अयस्क का सांद्रण क्यों आवश्यक है? अयस्क में प्रायः मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर आदि अशुद्धियों के रूप में मिले रहते हैं। ये अशुद्धियाँ अधात्रीय या मैट्रिक्स कहलाती हैं। अयस्क से अधात्रीय को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। अयस्क को सांद्रण करने पर अयस्क में धातु की प्रतिशतता बढ़ जाती है, अतः धातु का निष्कर्षण सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। दूसरा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण झाग प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। झाग प्लवन विधि हम लोग अब किताब बता तो पढ़ते अच्छा से, आप लोग किताब से कोशिश करिएगा पढ़ने का। अगला हमारा क्वेश्चन है जो कि अथवा अथवा करके दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अंतर बताइए, निस्थापन तथा भर्जन। ठीक है, मेन क्वेश्चन हमारा यही है। तो भर्जन क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे, देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा, खुले में नहीं, बंद कमरे में नियंत्रित मात्रा में गलनांक से नीचे, पदार्थ गले ना, उसका गलनांक क्या है, उससे नीचे वाले ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। जैसे Zn के बारे में पूछा था हमसे, Zns+3O2, इसको वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करेंगे तो ZnO+2SO2 निकल जाएगा। निस्थापन हमारा क्या होता है? सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु नहीं रहेगा, उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, निस्थापन। भर्जन में वायु उपस्थित होती है और निस्थापन में वायु उपस्थित नहीं होती है। मेन मुख्य कारण यही है। ZnO CO3 को हम गर्म करेंगे, ZnO और CO2 निकल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि मरकरी के अयस्कों में से किसी एक अयस्क के किस प्रकार मरकरी प्राप्त कीजिएगा, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। रासायनिक समीकरण याद रखना बहुत जरूरी है, बार बार रसायन विज्ञान में क्या समीकरण ही पूछता है। तो सिनेबार जो कि मरकरी का एक अयस्क है, सिनेबार मरकरी का एक अयस्क है। जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है तथा बाद में मरकरी धातु में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारा अयस्क है Hg+CO+O2 को हम गर्म करेंगे तो HgO+SO2 में बदलेगा, फिर उसको हम HgO को गर्म करेंगे तो Hg+O2 हमारा निकल जाएगा। Hg क्या मिलेगा, लिक्विड में। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कापर ग्लास अयस्क के किस प्रकार तांबा विगलित किया जाता है, या कापर के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। कापर ग्लास क्या है? जब इसे वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कापर ग्लास से क्रिया करके कापर धातु दे देता है। जैसे Cus+3O2 को गर्म करेंगे =2Cu2O+2SO2 में टूटेगा, फिर
Cu2O को गर्म करेंगे हम, क्रिया कराएंगे CuS से, Cu2S से, तो क्या बनेगा हमारा 6Cu + SO2, इसलिए हमें कॉपर मिल जाएगा। क्या कॉपर का S क्यूप्राइड तथा सूत्र क्या है Cu2O। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित लिखिए। कौन सी धातुएं हैं भाई, जो भी हमें सक्रियता श्रेणी में नीचे होती हैं धातुएं, वो क्या है, उन पर संक्षारण जल्दी नहीं होता है। जैसे पहला हुआ गोल्ड हुआ, सोना, प्लेटिनम, क्रोमियम, ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। ठीक है, नया क्वेश्चन है थोड़ा। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, इसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है कॉपर लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसलिए कॉपर का बनाते हैं। कॉपर उबलते समय गर्म जल से अपक्रिया नहीं करता, परंतु स्टील में उपस्थित लोहे जल वाष्प से अपक्रिया करते हैं। कॉपर का गलनांक स्टील से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या तांबा का प्रयोग, वही कॉपर का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं, जो कि 4 अंकों तक हमें आते हैं पेपर में, तो इसका हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न यही है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए, विद्युत रासायनिक सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है, उसकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करने की क्षमता उतना ही अधिक होती है। ठीक है, अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं और अधातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम व पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, अतः ये दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, परंतु कॉपर या सोना आदि धातुएं हाइड्रोजन के नीचे स्थित हैं, इसलिए ऐसा वो नहीं कर पाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर कुछ समय बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। या सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों। दोनों क्वेश्चन सेम है। उत्तर हमारा होता है कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर मतलब पहले है, तथा इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु बाद में आने वाली धातु को उसके लवण के विलयन में विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। इस प्रकार विलयन में कॉपर आयनों की उपस्थिति हो जाती है, जिनके नीले रंग के कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। Cu+2AgNO3 क्रिया करेगा, क्या बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag नीचे आएगा, मतलब बैठेगा नीचे। CuNO3 का होल ट्वाइस को और क्रिया कराएंगे तो Cu+NO3 अलग अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण सहित समझाइए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, देखिए, एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अतः यह ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति रखती है। उभयधर्मी का मतलब ये है कि अम्ल और क्षार की दोनों प्रकृति रखती है। जैसे Al2O3 6HCl से क्रिया करके 2Al2Cl3 + 3H2O बनाता है। Al2O3 ही NaOH से क्रिया करके क्या बनाता है NaAlO2 + H2O। यहाँ अम्ल बनाया, यहाँ क्षार बना दिया, इसीलिए क्या है उभयधर्मी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है, कारण बताइए।
तो सक्रियता श्रेणी में जिंक हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन का हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन को हटा देती है। समीकरण हमारा है Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2 निकल जाता है। सिल्वर का स्थान इस श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे है, अर्थात हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, अतः यह सल्फ्यूरिक अम्लों के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता। सीधा क्रिया कराएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजन में अधिक क्रियाशील तथा दूसरे कम क्रियाशील ऐसे एक एक धातु का नाम बताइए। हम लोग ये क्वेश्चन पीछे भी किए हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण की सुरक्षा के उपायों को लिखिए। देखिए दोनों प्रश्न हम लोग पीछे पढ़े हैं, देख लीजिए। जिंक के निष्कर्षण के निम्न अभिक्रिया होती है। पहला तो निस्थापन होता है, ये भी पीछे हम लोग देखे हैं। अयस्क ऑक्साइड का अपचयन, इसके लिए ऊपर हम लोग भी देखें, दोनों रिवीजन के लिए ऊपर छोड़ दिया है सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में अंतर बताइए, खनिज तथा अयस्क। देखिए ये एकदम ऐसे आएगा क्वेश्चन, हम लोग को ऐसे करेंगे एकदम नॉर्मल, खनिज और अयस्क अलग अलग ग्राफ बनाकर एक पेज में दो भाग में करके लिखेंगे। खनिज क्या होता है? प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उसमें धातु को आसानी से एवं कम खर्च से प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि धातु कम मात्रा में भी उपलब्ध हो सकती है, लेकिन अयस्क होगा तो उसमें अधिक मात्रा में ही होगा। जैसे कापर पायराइट CuFeSO2 एक हमारा खनिज है, और हानसिरो AgCl हमारा अयस्क है। आते हैं हम विस्तृत उत्तरी प्रश्न। विस्तृत उत्तरी में प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें एक प्रश्न में कई क्वेश्चन दिया है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर सकता है जबकि गोल्ड नहीं कर सकता। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों के हाइड्रोजन विस्थापन की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उदाहरण सहित दीजिए। पिछले वाला प्रश्न सेम है, इसमें बहुत दीर्घ उत्तरी में। तो देखते हैं सक्रियता श्रेणी के अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या करती है? विस्थापित करती है विलयन को। चूँकि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अतः कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, परंतु सोना कॉपर से कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये उसका सूत्र दिया हुआ है। दूसरा आंसर हमारा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उतनी उनकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता अधिक होती है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में धातु व अधातुओं की क्रियाशीलता पर निर्धारण करती है। उदाहरण के लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, अतः यह दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं, परंतु कॉपर तथा सोना आदि धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते हो, वो हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, नमस्कार।